चर्चा एक बहुत ही गहरी चर्चा इस बात पर कि जीसीसी कंट्रीज चुप क्यों हैं, खाड़ी देश चुप क्यों हैं। सवाल ये इसलिए कि जिस अमेरिका और इजराइल ने ईरान को पनिश करने के लिए, क्योंकि अक्सर कहा गया कि अमेरिका को हमेशा ईरान से डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल नाम की थ्रेट मिली, तो उसने पनिशमेंट के लिए ईरान को टारगेट करना शुरू किया। पनिशमेंट भी हुआ, लेकिन इन दोनों देशों को ईरान से कोई डर नहीं लगा। ईरान ने इनके ऊपर काउंटर हमले भी किए तो इनके कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ईरान की पनाह से पनपे जीसीसी कंट्रीज, जिनमें मेजर सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत, ये सारे वो देश थे जिन्हें कभी अमेरिका ने ही इतना संपन्न बनाया। कहते हैं कि 1990 के दशक में जहां कतर के पास क्राइसिस था कि उसका कंट्री कैसे चलेगा, मात्र 30 साल में वो दुनिया के सबसे प्रॉस्पेरस देशों में से एक है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कतर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है। कहा जाता है कि इस देश के पास जो अपनी गैस पाइपलाइन है, या फिर कहिए कि गैस का जो इकट्ठा हुआ भंडार है, जिसे रास लफान के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर ईरान के हमले ने $20 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया। कतर को वापस ग्रो होने में लगभग 4 साल लगेंगे, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। आज अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें जो ईरान के सामने हैं, डटकर खड़ी हैं, लेकिन काउंटर में एक पत्थर नहीं फेंकती हैं, उन्हें लगभग $58 बिलियन का नुकसान हो चुका है। आंकड़ों की बात करें तो चलते युद्ध में 500 मिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है। और ऐसे नुकसान में ये सब लोग केवल मेजर्स में इतना ही कि अमेरिका को भी हम अपनी जगह से हमला नहीं करने देंगे। यदि इस तरह की स्थिति पनपते हुए आप सुनते हैं तो एक दिमाग में बड़ा प्रश्न आता है कि ये डरपोक हैं या अपने संसाधन बचा रहे हैं। इन्हें ऐसा कौन सा डर खाया जा रहा है, और अगर ये डर रहे हैं तो अमेरिका और इजराइल ने जब इन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाया तो इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब युद्ध शुरू करने वाले देश को डर नहीं, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि समुद्र पार करके अमेरिका बैठा है, वहां तक तो ईरान की मिसाइल्स ही नहीं पहुंच पाती। लेकिन साहब, उसी मिडिल ईस्ट के अंदर बैठा हुआ इजराइल है जिस पर ईरान की हर मिसाइल पहुंच सकती है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल को कोई डर नहीं। तो कहां कमी रह गई इन लोगों की सुरक्षा में, इनके सोचने के तरीके में। और ले देकर जब भी ये बात करते हैं तो डिप्लोमेसी की करते हैं। आज सोचने वाली बात है कि फुजरहा पोर्ट के ऊपर यूएई के हमला होता है, ईरान हमला करता है। अगले दिन अपडेट मिलता है कि अमेरिका कह रहा है कि हम अब ऑपरेशन फ्रीडम रोक देंगे। ऑपरेशन फ्रीडम यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फंसे हुए जहाजों को, जो खाड़ी में फंसे हुए जहाज हैं, उन्हें निकालने की कवायद जो ट्रंप ने शुरू की, 2 दिन के भीतर भीतर रोक दी, क्योंकि पीछे से सऊदी का प्रेशर आया कि मैं अपनी जगह आपको फिर से इन ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं करने दूंगा। इन सभी देशों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट हॉल्ट पर चली गई है। इनके यहां ना टूरिज्म हो रहा है, ना ये कभी मिडवे बन करके जो यूरोप जाने वाली भारत से फ्लाइट्स थी उनके लिए प्रॉपर ऑपरेशनल्स हैं। भारत के लिए भी जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, भारत से जाने के लिए जो वहां पर श्रमिक काम करते हैं, वो प्रॉपर ऑपरेशनल नहीं है। तमाम चीजें अटकी पड़ी हैं, फिर भी शांत हैं। सवाल तो बड़ा है, आफ्टर ऑल जीसीसी कंट्री चुप क्यों है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मेरे 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ में है मेजर जनरल संजय मैशन साहब, नमस्कार सर। नमस्कार। और मेरे साथ हैं एम्बेसडर सुशील सिंघल जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आप लोगों की मैं इस विषय पर राय जानना चाहूंगा। क्या लगता है कि जीसीसी कंट्रीज चुप क्यों हैं, खाड़ी देश चुप क्यों हैं? आपका ओपनिंग रिमार्क सर। अंकित, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा आपने विषय उठाया, बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। क्यों चुप हैं? लाजमी एक सब आदमी यही पूछेंगे कि क्यों कोई स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं या क्या कर सकते थे। तो पहली बात हमको ये समझना है कि जो जीसीसी कंट्रीज़ का है, उनका मुद्दा और एम क्या था। ये लड़ाई से पहले उनका मेरे ख्याल एम बहुत क्लियर था, पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट। और इसीलिए आज ये जीसीसी कंट्रीज़ में आप देखिए सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल भारतीय हैं, 90 लाख भारतीय तो इसी जीसीसी कंट्रीज़ में, और उसमें सबसे ज़्यादा हैं यूएई में। और वहाँ जितने भी भारतीय जाते हैं, हम खुद गए हैं, आप भी गए होंगे, वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल है। कोई टेररिज्म की बात नहीं होती है, कोई धर्म की बात नहीं होती है, कोई किसी के बारे में बात नहीं करता। और जो रेडिकलिज्म है, जैसे पाकिस्तान कोशिश करता है ये रेडिकलिज्म लाने की, तो उनको वहाँ से वो डिपोर्ट कर देते हैं। और कोई भी वहाँ कोई गंदा प्रचार किसी भी प्रकार का करे, उसको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि देखिए, एक है आपकी पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट पे उन्होंने फोकस किया है।
और इसी के विषय में मैं एक और चीज लेने मैं इसमें काउंटर करना चाहूंगा। बिल्कुल आपका अगर कोई देश पीस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है तो 45,000 अमेरिकी सैनिक इन देशों में कर क्या रहे हैं? नहीं, एक बिल्कुल। तरफ आप पीस की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अमेरिकी सैनिकों को बेस देकर बैठते हैं, तो फिर वो कर क्या रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी आपको उनकी वल्नरेबिलिटी देखनी पड़ेगी। हम अभी बैठे बैठे बात कर रही थी, ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। हिस्टोरिकली पर्शियंस एंड अरब्स का एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है सुप्रीमेसी के लिए, कौन वहां पर सुप्रीम रहेगा, और रीजनल इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया। दूसरा, ज्योग्राफिकली ईरान के पास आज सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनकी जो कोस्ट लाइन है ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर्स अलॉन्ग दी स्टेट ऑफ हर्मुज, उसको वो पहाड़ी इलाके हैं, तो टोटल डोमिनेशन है, मैं बोलूँगा फायर एंड ऑब्जर्वेशन से, तो बहुत एडवांटेज है। इस तरफ आप देखिए रेगिस्तान है, जो आपका अरेबियन पेनिनसुला है, पूरा रेगिस्तान का इलाका है, बाय एंड लार्ज उसको डेवलप किया है। तो उन्होंने जो ये उनकी वल्नरेबिलिटी ये है, एक तो पर्शियन एम्पायर का जो ओल्ड इम्पैक्ट है, एंड उनको ये भी पता है कि ईरान किस प्रकार डेवलप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। आप जब वनरेबल होने की बात करते हैं, मैं बीच में आपको फिर रोकूंगा। पॉइंट ये है सर, इससे ज्यादा वनरेबल इजराइल है, जो लगभग 7 जगह से वॉर एक मिनट कंट्रोल कर दो, कंप्लीट कर दूं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप देखिए, जो भी वहां से पार होना है, देखिए एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में टेरेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानता हूं। और जब टेरेन आपकी इंपॉर्टेंट है तो उसमें क्या है कि एक तरफ आ जाता है आपका रेड सी, खासकर सऊदी अरेबिया का तो पूरा ही वहाँ देखा जाए तो रेड सी है, और इधर से ये है। इस तरफ हुतीज ने डोमिनेट किया, इधर से ईरान ने शुरू से भी किया हुआ। और आपको एक अगर मैं वाकफा भी बता दूं, वाकफा क्या एक फैक्ट है कि इवन बिफोर दिस वॉर IRGC की जो नेवी थी वो भारतीय शिप्स को भी, और जो दूसरी शिप्स भी होती थी जिसमें इंडियन सी फेयरर्स होते थे, आपको तकरीबन पता होगा पिछले 2-3 साल के अंदर 717 सी फेयरर्स को उन्होंने कब्जा कर लिया था। चार्ज ये लगा के कि ये स्मगलिंग करते हैं, बेसिकली एक्सटॉर्शन है, मनी चाहिए। और जब ये जनवरी तक इस साल हमारे 6 सेलर्स सी फेयरर्स वहाँ उनकी कस्टडी में थे छाबर पोर्ट में, छाबर में। अच्छा, बिना कहा उन्होंने एक वो लगा तो ये चल रहा था, तो ये हर कंट्रीज के साथ करते थे। तो अब क्या है कि आपको फ्री शिपिंग चाहिए, गल्फ कंट्रीज को भी फ्री शिपिंग चाहिए। अब उनको ये एक पता था कि यहाँ डोमिनेशन कभी भी भविष्य में ईरान करेगा, सो देयरफॉर उनके पास अपनी वल्नरेबिलिटी ओवरकम करने की क्या वो थी। एक तो ये खुद अपनी मिलिट्री पे डिप्लॉय करें, डिफेंड करें, तैयार करें। क्या उनकी काबिलियत है? नहीं। इजराइल का भी आप जो बात कर रहे हैं, इजराइल का है बेसिक मुद्दा है उनकी सर्वाइवेबिलिटी का सवाल है। जब सर्वाइवेबिलिटी है, वहाँ लड़की से लेकर सब उनको फोर्स्ड मिलिट्री ट्रेनिंग है और वो काम करते हैं रिजर्विस्ट के तौर पे, उनके लिए सर्वाइवल है, वो घिरे हुए हैं। इनके लिए सर्वाइवेबिलिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं था, ये परसीव थ्रेट था, लेकिन अब ये मैनिफेस्टेड ऑन ग्राउंड हो गया है। और इसी वजह से इन लोग ने सोचा था कि एक इनकी प्रेजेंस की वजह से, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी और एयरफोर्स और आर्मी की वजह से जितने भी बेसिस हैं, एक इनहेरेंट सुरक्षा मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप जापान को देखिए, फिलीपींस में देखिए, सिंगापुर में देखिए, ये कई जगह ऐसा सिलसिला है। लेकिन अब हर कंट्री इसको रिव्यू करेगी। जीसी, अच्छा आपने ये भी बोला चुप क्यों है, करे क्या वो? उसके पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसके पास सिर्फ एक मैकेनिज्म थे अपने को डिफेंड करने की, ऑप्शन था ऑफेंसिव। किस चीज़ से ऑफेंड करते, उनके पास तो था ही नहीं कुछ। तो उनके पास इंटरसेप्टर थे, उससे उन्होंने अपने को डिफेंड किया। जितने भी ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, अब इसराइल से भी ये ले रहे हैं, यूक्रेन से भी ले रहे हैं। तो एक इनके लिए लेसन लर्न ये आया है। तो इनके पास एक मिलिट्री ताकत नहीं थी, ना इन्होंने इतना फोकस किया। सऊदी अरेबिया के पास है मिलिट्री, यूएई के पास भी है, बट कितनी? इधर की आप स्ट्रेंथ देखिए। इस मुद्दे पे मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल। आपसे सर मैं इसी बात में, ये जो पॉइंट सर के साथ मेरा डिस्कस हो रहा है, उनकी मिलिट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन यूएस मिलिट्री है, मैं ये मतलब मिलिट्री है, लेकिन उस तरह की नहीं है कि चलो ऑफेंसिव हो जाए, डिफेंसिव के लिए है। बिल्कुल। फिर भी उन्होंने अमेरिका का सेंटकॉम का सबसे बड़ा बेस बनाकर अल उदैद में बिठा के रखा हुआ है। आज अगर इस तरह कतर, जो कि सेंटकॉम का मुख्यालय बनकर बैठा हुआ है, फिर भी अमेरिका को अपनी जगह यूज करने नहीं देता, ये बड़ा सवाल है कि इतने समय तक अमेरिका ये कहते हुए ही तो आया था कि तुम पर जब कोई हमला होगा मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। आज जब बचाने के लिए वो वहां खड़ा है, उस समय भी ये लोग उसके हाथ बांध दे रहे हैं कि नहीं, आप मेरी जगह यूज नहीं करोगे। मेरा प्रश्न यही है कि आपके पास
खुद की भले ही सेना इतनी सक्षम ना हो, लेकिन जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात देश है वो तो गारंटी दे रहा है ना कि मैं आपकी जगह हूं ना, लड़ने दो मुझे अपनी जगह। आज अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर खड़ा हुआ है अपना ब्लॉकेड लगाकर, खुद के जहाज भी क्रॉस करा के पर्शियन गल्फ में नहीं ले जा पा रहा है क्योंकि अंदर बैठे देश उसे परमिट नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर है आप आओगे तो हमारा और नुकसान कराओगे। आपका क्या एंगल है सर इस बात को लेकर? अंकित, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट मैंने सुनी अभी आप दोनों के बीच में। मेरा अपना इसमें पहला तो ये है कि मैं ये नहीं करूँगा कि ये जीसीसी कंट्री डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसिव हैं वो, दे आर ऑल्सो एक्टिव। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें कि भाई वो हमला क्यों नहीं कर रहे, जवाबी हमला, तो डिफरेंट सिनारियो हो गया, बट दे आर एक्टिव। वो क्या कर रहे हैं? इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, रिजोल्यूशन यूएन में रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। और जैसा कि अभी जनरल साहब ने कहा कि जीसीसी किस लिए बना था, आई जस्ट गो बैक स्लाइटली बैक। जीसीसी बना था जॉइंट डिफेंस के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। जीसीसी कंट्री को देख करके हम कहते हैं कि शायद ऑयल ही उनके पास में सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जो मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, वो है कैपिटल, इन्वेस्टमेंट्स, टूरिज्म, सिविल एविएशन, अपार्ट फ्रॉम ऑयल। अब ये जो झगड़ा हुआ है, जब से सबसे पहले ईरान को क्यों मालूम है कि ये कंट्रीज वल्नरेबल है, तो ईरान क्योंकि यूएसए पे तो हमला नहीं कर सकता, केवल इजराइल पे कर सकता है। इसके पास इतनी मिसाइल्स नहीं है कि वो यूएस की मेन लैंड पे जा सके। केवल कोशिश कर सकता है जो उनका आर्मेडा, उस पर हमले करने की कोशिश जो उन्होंने की। लेकिन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो हैं ये जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जैसा कि अभी ज्योग्राफी के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। और उनके जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं उन पर अटैक उनके लिए मोस्ट वल्नरेबल हैं वहाँ पर, जो कि उन्होंने किया। और उससे क्या नतीजा निकला कि जीसीसी कंट्रीज़ की जो मेन स्ट्रेंथ है, आपने अभी आंकड़े दिए कि उस पर उसका उन्होंने, ईरान ने अटैक किया। तो इससे बहुत सोची समझ पहल के तरीके हैं। तीसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, स्लाइड अगेन आई विल गो बैक, 2019 में सऊदी अरबिया में अटैक हुआ था और वहाँ उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं किया था और अमेरिका भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया था। तो वहाँ से वल्नरेबिलिटी रियलाइज हुई, क्योंकि वो उनका जो ऑयल प्रोडक्शन वो रुक गया था, महीनों लगे थे उसको रेस्टोर करने में। और ईरान ने वही प्लेबुक अब इस्तेमाल की है। आप सारे अटैक देखें यहाँ पर, या तो अमेरिकन बेसिस पे की है या उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जहाँ भी टूरिज्म हो, एविएशन हो, पोर्ट्स हो और इन्वेस्टमेंट सेंटर हो, होटल्स, टूरिज्म जगह है, वहाँ उनको मोस्ट वल्नरेबल जगह पर उन्होंने अटैक किया है। तो दे हैव रियलाइज कि जो अमेरिका ने सिक्योरिटी गारंटी तो दी थी उनको कि भैया उनको यही था, और ऑब्जेक्टिव जैसा आपने भी कहा सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर उनको सबको ये था कि अमेरिकन बेस है तो अमेरिका अपनी तो सुरक्षा करेगा, हमारी भी करेगा। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई है 2 महीने में, हम देखा तो व्हाट यूएसए डिड, ये अबेंडन्ड हिज ओन बेसिस। नहीं सर, उसके पीछे तो तर्क यही दिया जाता है कि इन देशों ने ही मना कर दिया था। नो बट इट्स नॉट दैट, दे अबेंडन्ड बिकॉज दे डिडंट हैव कैपेसिटी। बिल्कुल, अब उनके पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो सब चीज को डिफेंड करते। दे फोकस्ड अपनी जो उनका आर्माडा था उनको सेव करें, और इजराइल, इनको सबको इन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया। मैं इसमें मतलब मेरा थोड़ा डिफर ओपिनियन है जी। अगर ऐसा हुआ होता, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी सर, उनमें एक चीज निकल के कॉमन आ रही थी कि शुरुआती दौर में भी इन देशों ने अपने बेसिस, क्योंकि ईरान का थ्रेट यही था कि आपने अगर इन देशों के बेसिस का इस्तेमाल किया तो मैं ये मानूंगा कि ये देश वॉर में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब तक मैं अमेरिकी ठिकाने जो जीसीसी कंट्रीज में हैं, फिर चाहे अमेजन का मुख्यालय हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, गूगल का हो, हम उनको निशाना बना रहे हैं, अमेरिकी दूतावास को निशाना बना रहे हैं, कॉन्सुलेट को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग अपनी जगह इस्तेमाल करने दिए तो हम पूरे देश को निशाना बनाएंगे। और कहते हैं कि इसी कारण से ये देश डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं हुए थे। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि जब आप किसी देश को परमिट ही नहीं कर रहे हो कि आप मेरी जगह का इस्तेमाल करो, तो फिर अमेरिका कैसे हेल्प करेगा सर? देखिए, यही मैं बात कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ डिफर करता हूँ कि शुरू में स्टेटमेंट आए थे कि हम अब परमिट नहीं करेंगे, बट इन प्रैक्टिस दे अलाउड। अमेरिका ने उनके, अगर वहाँ से अगर वो अलाउ नहीं करते तो वहाँ से लॉन्च कैसे कर पाते? इजराइल कैसे लॉन्च करता अटैक्स? इजराइल और ईरान तो साथ साथ है नहीं, देयर इज अ गैप।
तो अल्टीमेटली उनका एयर स्पेस क्रॉस किया और वहाँ जो इनके बेस थे वहाँ से भी अटैक हुए, ऐसा तो नहीं है, जब तो इसे रिकॉर्डेड है कि वहाँ से उनके बेसिस से अटैक लॉन्च हुए ईरान के ऊपर। तो ये कहना कि जो है इन जीसीसी देशों ने अलाउ नहीं किया, अमेरिका के हाथ बांध दिए, आई हैव स्लाइटली डिफरेंट टेक ऑन दैट।